से ज्यादा कुछ नहीं। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन बहुत पुराना है और बात जब देशभक्ति फिल्मों की हो तो यह मल्टी स्टारर जैसा शब्द किसी भी फिल्म के लिए जरूरी हो जाता है। समय समय पर कई निर्माताओं ने अपने अपने तरीके से इन दोनों चीजों को जोड़कर पर्दे पर लाने की कोशिश की है और इस सिलसिले में 80 का दशक बहुत प्रयोगवादी रहा, जिसमें एक और फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने इस फॉर्मूले पर एक फिल्म का निर्माण किया। नाम था कर्मा। शानदार स्टार कास्ट, गजब की म्यूजिक और एक्शन से भरपूर इस फिल्म के बनने की कहानी भी उतनी ही मजेदार है, जिसे आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने रखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास पेशकश फिल्मी फैक्ट्स। सुभाष घई ने फिल्म कर्मा की कहानी सबसे पहले साल 1976 में प्रोड्यूसर हरीश शाह और विनोद शाह को सुनाई थी। दोनों को यह कहानी पसंद आई और उन्होंने सुभाष घई से कहा कि वो इसके लिए धर्मेंद्र से बात करेंगे। विनोद शाह ने जब धर्मेंद्र को कर्मा की कहानी सुनाई तो उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि यह फिल्म दलाल गुहा डायरेक्ट करेंगे। सुभाष घई की स्क्रिप्ट के साथ किसी दूसरे डायरेक्टर का नाम जोड़ना मुश्किल था और इसलिए विनोद शाह सुभाष घई के पास आए और उन्हें धर्मेंद्र की शर्त के बारे में बता दिया, जिसके लिए सुभाष घई भी तैयार नहीं हुए। फिल्म कर्मा से धर्मेंद्र का पत्ता कट जाने के बाद सुभाष घई ने इस फिल्म में अपना पैसा लगाने का मन बनाया और 10 साल बाद एक नई और बड़ी स्टार कास्ट को तैयार किया, जिसमें सबसे पहला नाम दिलीप कुमार का जुड़ा, जिनके साथ सुभाष घई फिल्म विधाता में काम कर चुके थे। इसके बाद सुभाष घई ने मेन विलन के तौर पर उस समय के सबसे सफल खलनायक अमरीश पुरी को लेना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म के साथ जुड़े अन्य लोगों ने घई से कहा कि अमरीश पुरी ऐसे किरदारों में पर्दे पर बहुत ज्यादा नजर आ चुके हैं और फिर से उन्हें इस तरह के रोल में देखना लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। मतलब साफ था कि घई को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे को पर्दे पर लाना होगा। और एक दिन सुभाष घई इसी सोच में गुम किसी पार्टी से बाहर निकले तो उनकी नजर अनुपम खेर पर पड़ी और उन्होंने अनुपम खेर को पास बुलाकर अगले दिन उनके ऑफिस पर आने के लिए कहा। अगले दिन जब अनुपम खेर घई के ऑफिस पहुंचे तो घई ने उन्हें बताया कि उनकी अगली फिल्म में मैन विलन का किरदार उन्हें निभाना है। इस पर अनुपम खेर ने कहा कि उन्होंने पहले ऐसा रोल कभी नहीं किया है। तो घई ने कहा कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा विलन उसी तरह चलता है जिस तरह तुम चलते हो और यही देखकर मैंने तुम्हें इस फिल्म में चुना है। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में पूनम ढिल्लों के किरदार के लिए सुभाष घई को एक मासूम चेहरे वाली लड़की की जरूरत थी। इसके लिए उनकी पहली पसंद फराह नाज थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो यह रोल पूनम जी की झोली में चला गया। इस फिल्म को लेकर यह भी सुनने को मिलता है कि निर्माता सुभाष घई इस फिल्म में रजनीकांत को भी कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अनिल कपूर और बोनी कपूर ने उन्हें नसीरुद्दीन शाह को उनकी जगह कास्ट करने के लिए कहा। इस तरह फिल्म में नसीरुद्दीन शाह की एंट्री हुई। इसके अलावा इस फिल्म में नूतन, शक्ति कपूर, दारा सिंह, श्रीदेवी और जैकी श्रॉफ ने भी काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुभाष घई की मुलाकात न्यू कमर माधुरी दीक्षित से हुई, जो साल 1985 में कर्मा के सेट के पास में एक जगह पर अपनी फिल्म आवारा बाप की शूटिंग कर रही थी। सुभाष घई के कहने पर माधुरी दीक्षित ने कर्मा के लिए एक डांस नंबर शूट किया, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई वह गाना फिल्म के लेंथ में खटकने लगा और इसलिए सुभाष घई को वह गाना फिल्म से हटाना पड़ा। लेकिन माधुरी दीक्षित से उन्होंने कहा कि वो उनको अगली फिल्म में बड़े पैमाने पर लॉन्च करेंगे, लेकिन इससे पहले सुभाष घई फिल्म राम लखन के जरिए अपना यह वादा पूरा करते, उससे पहले माधुरी दीक्षित तेजाब से हिट हो चुकी थी। फिल्म कर्मा में एक सीन है जिसमें नसीरुद्दीन शाह और दिलीप कुमार का आमना सामना होता है। इस सीन को लेकर नसीरुद्दीन शाह शुरू से ही बहुत उत्साहित थे, लेकिन जब इस सीन को शूट करने का समय आया तो सुभाष घई ने नसीरुद्दीन शाह के सामने किसी दूसरे आदमी को खड़ा कर दिया, जिसे दिलीप कुमार समझकर उन्हें वह सीन पूरा करना था। नसीरुद्दीन शाह सुभाष घई से इस बात को लेकर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने आगे 19 सालों तक सुभाष घई के साथ काम नहीं किया। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह फिल्म इकबाल में नजर आए, जिससे सुभाष घई प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए थे। फिल्म कर्मा के सेट पर दिलीप कुमार लगभग हर अभिनेता और अभिनेत्री के फेवरेट थे, इसलिए कुछ लोग जहां उनके सामने अभिनय को लेकर उत्साहित थे तो वहीं जैकी श्रॉफ की हालत यह थी कि वो हर बार दिलीप कुमार के सामने अपने संवाद भूल जाते और जब बार बार ऐसा होने लगा तो दिलीप कुमार ने सुभाष घई से कहा कि जैकी श्रॉफ को सेट पर थोड़ा तैयार करके लाएं। अनुपम खेर ने इस फिल्म के सेट पर पहली बार दिलीप कुमार से मिलने वाले दिन का किस्सा बताते हुए कहा था कि उन्होंने जब दिलीप कुमार को देखा तो कुछ देर तक सिर्फ उन्हें देखते ही रहे। लगभग 15 मिनट बाद सुभाष घई ने उनका ध्यान भंग किया और कहा कि तुम मेरी फिल्म के विलेन हो और जब तुम हीरो से ध्यान नहीं हटा पाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा। इसके जवाब में अनुपम खेर ने जब दिलीप कुमार को लेकर अपने विचार घई को बताए तो सुभाष घई ने उन्हें समझाया कि अगले दिन पूरी तरह से तैयार होकर आना। इस फिल्म का शानदार म्यूजिक उस समय की सबसे सफल जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गीत को लिखने का काम आनंद बख्शी जी के हाथों में था।
जिन्हें अपनी आवाज देने वाले गायकों में मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल और महेंद्र कपूर का नाम शामिल है। इस फिल्म के गाने दे दारू को लेकर सेंसर बोर्ड के द्वारा आपत्ति जताने के बाद इस गाने के लिरिक्स में कुछ बदलाव किए गए थे। फिल्म कर्मा के लिए जब संगीतकार, गीतकार और डायरेक्टर सुभाष घई के बीच बातचीत चल रही थी, उसी दौरान आनंद बख्शी साहब ने फिल्म के नरेशन के हिसाब से अपनी कुछ लाइनें लिखकर सुभाष घई के घर पहुंचे और कागज उनके हाथों में थमा दिया। ये लाइनें इस फिल्म के गीत ऐ वतन तेरे लिए के लिए थी, जिन्हें पढ़कर सुभाष घई खुश हो गए और अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। उस पर अपना नाम और तारीख 3 अगस्त 1984 लिखकर इनाम के तौर पर बख्शी साहब को पकड़ा दिया और आनंद बख्शी ने वह नोट अपनी जेब में रख लिया। आनंद बख्शी साहब के गुजर जाने के 11 सालों के बाद उनके बेटे को बख्शी साहब का वॉलेट मिला, जिसमें 100 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट पर 3 अगस्त 1984 की तारीख और सुभाष घई का नाम लिखा हुआ था। आनंद बख्शी ने 16 सालों तक उस भेंट को संभाल कर रखा था और उनके बेटे के पास वो नोट आज भी है। सुभाष घई की फिल्म कर्मा की शूटिंग 14 महीनों में पूरी हो गई थी, जो इतनी बड़ी स्टार कास्ट को देखते हुए उस समय बॉलीवुड में एक रिकॉर्ड की तरह था। भारत के 39वें स्वतंत्रता दिवस से एक सप्ताह पहले 8 अगस्त 1986 को यह फिल्म रिलीज हुई और उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। उसके गाने हर किसी की जुबान पर चढ़ गए, जो आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए एक खास जरूरत है। दिलीप कुमार और नूतन जी अपने लंबे करियर में पहली बार एक साथ फिल्म कर्मा में नजर आए थे। इन दोनों बड़े कलाकारों को इससे पहले एक फिल्म शिकवा में लीड रोल में एक साथ आने का मौका मिला था, लेकिन कुछ कारणों के चलते वह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई और उसके 20 साल बाद फिल्म कर्मा रिलीज हुई, जिसमें इस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। साथ ही यह फिल्म मुकरी और दिलीप कुमार की सुपरहिट जोड़ी की साथ में अंतिम फिल्म थी, जिसने इससे पहले कई फिल्मों में साथ में बेहतरीन काम किया था। इस फिल्म के दौरान कई अभिनेता सुभाष घई से नाराज भी थे और उनमें से एक नाम शक्ति कपूर का भी था, क्योंकि जब सुभाष घई ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई थी तो स्क्रिप्ट में उनका एक बड़ा रोल था, जिसे बाद में काट दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ शक्ति कपूर समझ गए कि घई ने यह सब फिल्म की भलाई के लिए ही किया था। ऐसा ही कुछ इस फिल्म में जुगल हंसराज के साथ भी हुआ, क्योंकि सुभाष घई ने उन्हें यह कहकर अपनी फिल्म में लिया था कि उनका इस फिल्म में एक लंबा रोल है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी जगह फिल्म में सिर्फ 7 मिनट तक ही रखी गई है। श्रीदेवी ने इस फिल्म के बाद से मल्टी स्टारर फिल्मों से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें यह मालूम हो गया था कि ऐसी फिल्मों में अभिनेत्रियों के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है। अनुपम खेर के पहले सीन की शूटिंग को देखकर दिलीप कुमार साहब ने सुभाष घई से कहा था कि यह लड़का बहुत अच्छा काम करता है और यह बहुत आगे जाएगा। इस बात को अनुपम खेर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार मानते हैं। चलते चलते हम आपको इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं, जो अनुपम खेर ने दिलीप कुमार के निधन के बाद अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था। इस फिल्म का वो सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें दिलीप कुमार अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं। इस सीन की शूटिंग के दौरान अनुपम खेर ने दिलीप कुमार से कहा था कि वो उन्हें सच में एक थप्पड़ मार दें, क्योंकि वो उस एहसास को महसूस करना चाहते हैं। इस पर दिलीप कुमार हंसे और अनुपम खेर से पूछा कि इस सीन में तुम्हारा डायलॉग क्या है। अनुपम खेर ने बताया कि उन्हें आपको कहना है कि इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, अब इस गूंज की गूंज तुम्हें जिंदगी भर सुनाई देगी। इसके बाद दिलीप कुमार ने हंसते हुए कहा कि तुम एक्टिंग सीख कर आए हो तो एक्टिंग ही करो, क्योंकि मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ जड़ दिया तो उसकी गूंज तुम्हारे कानों में कई दिनों तक जरूर गूंजती रहेगी। ये एक पठान का हाथ है। तो इस तरह कई खट्टी मीठी बातों और यादों के साथ यह शानदार फिल्म बनकर तैयार हुई थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।